अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद इसार और कुर्बानी, ईद उल अज़हा की जो है वो खुशियाँ हम सेलिब्रेट करें। और कहा यह जाता है ये बड़ी ईद है तो इसकी खुशियाँ भी बड़ी हैं, और इसकी खुशियों को दोबारा करने के लिए, इसके लुत्फ़ को दोबारा करने के लिए हम अपनों के साथ ये ईद मनाते हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ कि जिनको हमारे साथ की ज़रूरत होती है, जो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और उनके साथ उनके दुख सुख शेयर करें, उनके साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करें। तो इस ईद को सेलिब्रेट करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये है ईद कुर्बानी। और कुर्बानी वाली ईद तो वैसे ही दिलचस्प होती है कि इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हमारे प्यारे जानवर। हर तरफ जो है वो जानवरों की बातें हो रही होती हैं। किसी ने कैसा दुम्बा ख़रीदा, किसी ने कैसा बकरा ख़रीदा, और किसके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी हुई तो उसे कितना मज़ा आया। हमारे घर छोटा जानवर क्यों आया जबकि हमारे नेबर्स के घर तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत जानवर आए। हमारे अब्बा तो काला बकरा ले आए हैं जबकि हमें तो सफ़ेद बकरे की तलाश थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम करते आ रहे हैं बचपन से और आज भी हम करते हैं। कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन हर किसी के दिल में आ रहा होता है कि जब हम अपने जानवर को देखते हैं और फिर किसी दूसरे के जानवर को देखते हैं और फिर हम ये कहते हैं ओह हमारा बकरा तो बहुत खूबसूरत है, जबकि हमारे नेबर्स का बकरा तो बहुत काला है, बहुत पतला है। और इसको भी ज़रा तगड़ा बनाएंगे खिला पिला के, अपने बकरे को और इसकी आओ भगत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और इसकी कुर्बानी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ऐसी बहुत सारी चिटचैट और बहुत सारी खुशगवार बातें करने हमने जो है वो अपने मेहमानों को बुलाया है आज स्टूडियोज़ में। उनसे जानते हैं उनकी ईद उल अज़हा कैसी गुजर रही है और कितने मज़े जो हैं वो आ रहे हैं उनको जब खानों की बात होती है, जब बात होती है फरमाइशी डिशेस की। और साथ ही साथ ईद जो अपनों के साथ मनाने का मज़ा है, अपने प्यारों के साथ जिनसे हम रोज़मर्रा की रूटीन में तो नहीं मिल पाते, एक गैप आ जाता है, हम बिज़ी होते हैं अपने स्केड्यूल्स में। लेकिन ये ईद हो, कोई और त्यौहार हो, ये एक ऐसा मौका होता है कि हम अपने प्यारों के साथ जो है वो मिलने के लिए तरस रहे होते हैं और हमें ये मौका मिलता है कि प्यारों के घरों में जाएं, वहाँ पे दावतें उड़ाएं। और गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं या किसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है ये मरहला कि किसके घर कौन सा पैकेट देना है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम अपने मेहमानों से करेंगे। जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं महरीन बिलाल, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं जी, कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, अहमद सगीर साहब। वेलकम करेंगे आपको भी ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फरीद साहब के साथ, सगीर साहब के साथ आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं वो हैं जी डॉक्टर इनामुल हक साहब। पोइट हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक और सब नाज़रीन को बहुत शुक्रिया। आज के एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है फरीद रईस हमारे साथ, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक जी। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। थैंक यू जी। गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा महरीन से करते हैं और महरीन से जानते हैं ख़वातीन के लिए कितनी टफ होती है ईद उल अज़हा। जी महरीन। मेरे ख्याल से तो ये ईद ऐसी होती है कि घर पर ही गुजर जाती है। छोटी ईद पे जो होता है ना कि आप सबसे मिलेंगे, फिर वो फीमेल्स होती हैं मैके जाएंगे, वो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है फीमेल्स को कि वो जी पहला दिन है, आपने मैके भी जाना है, मिलना है। तो बड़ी ईद पे ये होता है काम का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है बिकॉज गोश्त होता है, फिर वो पहले तो कसाई नहीं मिलता। सही। वो किसी ने कभी घर की कहानी। हाँ जी, कभी शाम को कुर्बानी हो रही है, फिर वो जी ईद के दूसरे दिन पे कसाई होगा, वो आएगा, फिर गोश्त को संभालना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी फ्रीजिंग। सो फीमेल्स के लिए तो, और वो भी इतनी गर्मी के मौसम में ईद आ रही है कि मेरे ख्याल से कहीं घूमने फिरने वाले हालात इस दफ़ा नहीं होंगे और ज़्यादा जो है तो घर पर ही सारा कुछ ईद हमें मनानी है, खुशियों का मज़ा भी दोबारा करना है और अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। सही साहब, ये ईद घर पे होगी या ये भी घर से बाहर होगी? देखिए हमारा काम तो अभी भी देखिए स्टूडियो में बैठे बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से उठेंगे किसी और स्टूडियो में चले जाएंगे, अपने स्टूडियो में चले जाएंगे। ला महला जर्नलिस्टों की ईद तो जो है वो अपने काम में गुजर जाती है। हाँ, टफ इसलिए होती है कि घर की तरफ से प्रेशर भी आ रहा होता है कि जी वो कुर्बानी भी करनी है और ऐसे मौक़ों पे आपको पता है हर बंदा कसाई बना होता है। ऐसे ही है। तो वो कसाई सोसाई एक ढूंढने जाते हैं तो चार ऐसे अनाड़ी मिल जाते हैं, पता चलता है कि उन्होंने गोश्त कर दिया, मांझा कर दिया। ऐसे ही है। वो बोटियां ढूंढ रहे होते हैं कि असल को जो चांपों की फरमाइश करनी होती है, चांपे तो टूट चुकी होती हैं। चांपे जो है वो उसकी टूट क्या उसकी उखाड़ फछाड़ कर देते हैं चांपों की। सो अल्टीमेटली जर्नलिस्ट के लिए ईद थोड़ी सी उसके काम काज में मैं देखूं तो मेरी पिछली तकरीबन समझें कि सारी की सारी ईदें नहीं, लेकिन वो सारी ईदें जो पिछले 25 साल से जब से मीडिया में हूँ, चाहे वो सरकारी टीवी में था या प्राइवेट सेक्टर में हूँ,
तो वो ऐसे ही गुजरी हैं। वो कभी ऑफिस में, और ऑफिस के लांजे जो हैं वो भी ख़त्म नहीं होते, शोज चल रहे होते अब हैं। तो कोई ईद घर पे गुजरे तो घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ये आज घर पे कैसे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है और क्या क्या प्लानिंग्स हैं इस दफ़ा? मेरा ख्याल है कि ये दो बातें हो गई हैं, तो ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, इनको बार बार क्या दोहराना है। सही। सबके साथ यही कुछ हो रहा है, ना कसाई मिल रहा है और वो हर इंसान खुद कसाई बना हुआ है। और बकरे के जज्बात देखें तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि वो क्या इंसानों के बारे में सोच रहा ऐसे ही है कि अच्छा भला इंसान कसाई बन जाता है। अभी पाल रहा था, अभी चोरी पकड़ ली है इसने। ऐसे ही तो मुख्तलिफ तरह के, बहरहाल ये एक मजहबी त्यौहार है और खुशी का मौका है, और फिर बड़ी ईद इसे कहा जाता है, तो उस हवाले से सभी एंजॉय करते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब, आपके एंजॉयमेंट का तरीकाकार कितना डिफरेंट होता है? मेरा क्या दिन की एंजॉयमेंट शुरुआत का है? तरीक़ेकार डिफरेंट ये होता है कि मैं सिचुएशंस को देखता रहता हूँ और फिर उसके मुताबिक कुछ शेयर कह लेता हूँ, अच्छा, तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता हूँ। इस सिचुएशन पे क्या शेयर कहेंगे? हाँ, इस सिचुएशन पे मैं आपको सुना देता हूँ कि पहले तो इस सिचुएशन से, ईद से 2 दिन पहले की सिचुएशन जो कोरोना की हमारी चल रही है, कि शायर का भी अब ये है कि वो किसको सुनाए। तो अहद कोरोना में शायर का अलमिया है कि घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ। अच्छा, घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। हाय हाय मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, हाय हाय हाय, क्या बात मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना रहा हूँ। अरे क्या बात है, इतना फारिग हो गया। तो फरागत ही फरागत चल रही है ना। मैं वो ईद के हवाले से ख़ास तौर पे पहले आपको एक सुनाऊं कि ईद का जो मामला है, इसमें चांद का नज़र आना, और फिर कमेटियां हैं बहुत सी, फिर बहुत सी साइंसी इदारे हैं जो साइंस और मज़हब आपस में खड़े हो जाते हैं दावे के लिए। तो हुकूमत का ख्याल है ये है कि ईद उसकी मर्ज़ी से होनी चाहिए। पब्लिक का ख्याल ये है कि एक दिन और मिल जाए, तैयारियां कर लें। लेकिन असल में ईद का फैसला चांद करता है। यकीनन ऐसा ही है। वो नज़र आए तो फिर ही होती है। तो इस मामले में हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। एक पुराना वाक़या मैं आपको उसका चंद शेर सुनाता हूँ कि ईद कल होगी, हर एक तबके से मनवाया गया। अच्छा, ईद कल होगी, हर एक तबके से मनवाया गया, जाके KPK से पोपल जई को बुलवाया गया। जाके KPK से पोपल जई को बुलवाया गया, खुफिया वालों के जरिए भी बिरादर चांद को इंतहाई राजदारी से कहलवाया गया। क्या बात है। कहते हैं कि आसमान तक एक जहाज़े ख़ास से, कहते हैं कि आसमान तक एक जहाज़े ख़ास से मुफ्ती आज़म भी 12 मरतबा आया गया। और आखिरी शेर है कि फिर भी कल शब देर तक, फिर भी कल शब देर तक निकला न जिस दम चांद तो, फिर भी कल शब देर तक निकला न जिस दम चांद तो, अदलिया के हुक्म पर जबरन निकलवाया। हाय हाय हाय, क्या बात है। बड़ा खूबसूरत आपने जो है ना वो सिचुएशन को कैप्चर किया अपने अशार में। आप फरीद, कैसी ईद गुजर रही है? क्या प्लानिंग्स थी? कोविड की सिचुएशन के बाद हम देखते हैं तो हमारी ईदें खासी डिफरेंट हो गई हैं। जर्नलिस्ट की या एंकर पर्सन की ईदें तो वैसे ही बहुत डिफरेंट होती हैं। क्या फ़र्क महसूस हुआ? अब ओवरऑल तो मैं जो कोविड है जब से, तब से तो जिस तरह से अब वो डॉक्टर साहब ने अशार की सूरत में तो बड़ा दरिया को कूज़े में बंद कर दिया तमाम चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसमें हमारा काम ख़ास तौर के ऊपर जो जर्नलिज्म का काम है, चीज़ें वो तो चलता रहा है। प्लानिंग जहाँ तक है ईद कुर्बा चूँकि होती है और उसके बाद जो है वो कुर्बानी का चूँकि एक फरीज़ा है वो अंजाम देना होता है, तो उसी के अंदर वही सारी चीज़ें हुई हैं। मिलना मिलाना पहले दिन तो उस तरह से नहीं होता। हाँ, यकीनन दूसरे तीसरे दिन जो है वो भी अगर वक्त मिल जाए या थोड़ा बहुत चीज़ हो तो वो बड़ा है। लेकिन गोश्त देने तो जाना ही है। हाँ, वो भी उसकी तकसीम भी ज़रूरी है। और ज़्यादातर वो ये होता है कि मेरा तो खैर ये कि आप हमारे यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ मीट्स होते हैं बुनियादी तौर के ऊपर। नहीं, हम सोसाइटी में देखें हम एक्सचेंज ऑफ मीट करते हैं कि जो उसने अभी कुर्बानी किया आप भी उसके यहाँ भेज दें, वो भी आपके यहाँ भेज दें। छोटा पैकेट भेजा था, बस ठीक है, उसे भी इतना ही भेज दो। उसने छोटे का गोश्त भेजा है तो आप भी छोटे का भेज दें, वरना नहीं तो उसने बड़े का भेजा तो आप भी बड़े का भेज दें। इस तरह से होता है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर थोड़ा सा ये कि आप इसमें देखें कि थोड़ा जो नीडी है जो चीज़ें उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा तलाश भी करना पड़ता है। वरना आसानी अगर सहल पसंदी तो ये है कि 4 रिश्तेदार आपने आइडेंटिफाई की और चारों के घर जाके आपने
फरीज़ा पूरा कर दिया, वो बड़ा आसान काम है। लेकिन ये कि हाँ, वो जो एक हिस्सा जो आपने जिन ज़रूरतमंदों को देना होता है, जिनके लिए है असल जो कुर्बानी का जिस तरह से जो उसका है फलसफा है बिल्कुल उसके मुताबिक अगर आप चलें तो ये है। तो बहरहाल इसी तरीके से इन्हीं मसरूफियात के ऊपर जो है वो पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी इसी तरीके से आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस चीज़ के ऊपर गपशप कर रहे हैं। तो बस ये 2-3 दिन होते हैं, उसके बाद आगे चल के मसरूफियात और फिर कुछ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो फिर मजीद आगे चल के आपको यकीनन उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी है। तो कितना मिस करते हैं बचपन की ईदों को कि जब अपने जानवर को, अपने मनपसंद जानवर को घुमाना है, फिराना है, बच्चों को दिखाना है, अपने जो है वो ग्रुप में बताना है मैंने ये वाला जानवर लिया है, देखो मैं इसको सैर को लेकर जा रहा हूँ। अब तो शायद बहुत कम हो गया है। अच्छा, अब आपकी अब चूंकि हमारी जिम्मेदारी, हम जिस स्टेज के ऊपर आ गए हमारी जिम्मेदारियां दूसरी हैं, लेकिन जिस वक्त था बचपन का तो ये होता है कि सिर्फ आपने एक पढ़ना होता है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं करना होता। ऐसे ही है। और ईद पे तो उसकी भी छुट्टी, और उसकी भी छुट्टी होती है, सारी चीज़ें। तो ये कि उस वक्त तो ये था कि आपने देखना है कि किसके घर कौन सा जानवर आया है, किसका बकरा आया है, किसकी गाय आई है, ऊँट कहाँ पर आया है। तो वो कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को। फरीद आपसे ही बात करेंगे। नाज़रीन हमें एक ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। हम मना रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और जान रहे हैं कि हमारे प्यारे, हमारे अपने, हमारे दोस्त अहबाब किस तरह से ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोशिश हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ईद के मौके पर हम सोचते तो हैं कि करेंगे लेकिन वो रह जाती हैं कहीं रास्ते में। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो प्लानिंग्स कौन कौन सी हैं, इसका तस्करा कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले फरीद से। उन्हीं से गुजारिश करेंगे अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी फरीद। अच्छा जी, आप बता रही थी, आपने पूछा कि बचपन के हवाले से, तो मैं ये बता रहा था कि तमाम चीज़ों को देखना जाना, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ मसरूफियात तो दूसरी चीज़ें ये चीज़ अलावा आपको करती नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये टाइम टेकिंग है। सही। और ख़ास तौर के ऊपर अगर आपने कुर्बानी का जानवर को ख़रीदना भी है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मरहला है और बहुत चीज़ें हैं। जिस वक्त सिर्फ पढ़ रहे थे उस वक्त तो बारगेन्स भी करते थे, जाते भी थे, देखते भी थे, वो भाव ताव जो होता है वो भी उस चीज़ को कर लेते थे। लेकिन अब मैं बहुत अरसे से, अराउंड कोई 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, मैं इस प्रोसीजर में पढ़ता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो घर में कौन इसमें? भाई मेरा छोटा। अच्छा, ठीक। हाँ, ये जिम्मेदारी उसकी होती है, सारी चीज़ें वो उस चीज़ को करता है, सारी चीज़ें ये सिर्फ वो, उसको शौक भी है, अभी भी वो चीज़ों को कर रहा होता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी होती है चीज़ों के अंदर कि हाँ भाई देखना, हाँ मशवरा वो ज़रूर करेगा, बताएगा कि ये चीज़ है, ये देखना, दिखाना है, चीज़ें सब कुछ है, सारी चीज़ें, एडवाइस सारी उसने लेनी है, सब कुछ है, लेकिन सारी चीज़ें जाने की जिम्मेदारी उसने करनी है। देखें, आपने तो अपनी जिम्मेदारी जो है वो अपने छोटे भाई को दे दी। महरीन से जानते हैं किचन की जिम्मेदारी खुद उठाती है या आप भी शोल्डर शफलिंग करती हैं? इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब मैं इस काइंड, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा मैं नहीं हूँ, बिकॉज ईद पे हमारी थोड़ी सी ये रूटीन होती है कि फ़र्स्ट डे पे या जैसे कुर्बानी हो जाए, अब ईद से पहले हम कोशिश करते हैं कि गोश्त से पहले थोड़ा सा लाइट ईटिंग ही हो। बल्कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो वो तो रोज़ा की नियत कर लेते हैं कि जब वो कुर्बानी होगी उसके बाद, कुछ लोगों का होता है कि वो उसी कुर्बानी के गोश्त से जो है वो अपना रोज़ा खोलते हैं, तो वो हम थोड़ा सा ये नियत रखते हैं। फिर जब गोश्त आ जाता है तो कलेजी जो एक ट्रेडिशन होता है कि हल्का सा बिल्कुल जीरे वाली, हर जगह कॉमन है, हाँ जी, वो थोड़ा बिल्कुल लाइट सा कलेजी बना के वो ले ली। सो इतना बहुत ज़्यादा वो ओवर इनटेक ऑफ मीट वाला काम इतना ज़्यादा होता है, डेफिनेटली ऐसा एक जिम्मेदारी, ये तो हम खवातीन ही जानते हैं। और ये एक जिम्मेदारी होती है कि इससे पहले कि गोश्त ख़राब हो, मौसम भी ऐसा है, मानसून के दिन है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी टाइमली हो जाए, सो जहन पे इतना प्रेशर होता है कि उसके साथ में वो खाने बनाने वाला तरीका एटलीस्ट मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि ओवरऑल लोगों को होता है। हाँ, लेकिन ईद के सेकेंड डे पे वी डू सेलिब्रेट, मिलजुल के सारी फैमिली का जाना, अब्बू की तरफ जमा होना, बहनों का जाना, और वो जो एक फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं कि बच्चे मिल रहे हैं कजन्स के साथ में, तो वो एक जो लंच होता है उसमें गेट टुगेदर होती है, बात ही अलग होती है। लेकिन मैं अपने घर पे बहुत, मतलब ईद पे भी बहुत लाइट कुकिंग ही रखती हूँ, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं इसलिए या वैसे ही? नहीं, यकीनन यही वजह है कि बहुत ज़्यादा केयरफुली अपना खाना है। जैसे आप देखो कि ईद पे बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने की वजह से, और बहुत ज़्यादा जब आप हर चीज़ में आप गोश्त डाल रहे होते हो तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान है।
सो वी डू ऐड के मतलब गोश्त वाली चीज़ें हो, लेकिन थोड़ी मयाना रवी को और हेल्थ को नहीं भूलना चाहिए। सही। ये नहीं कि ईद है तो आप बस बिल्कुल जो नहीं दिल मचा चाहे दें। खाएं, जितना दिल चाहे खाएं। क्योंकि बस मतलब गोश्त है तो बस आप गोश्त ही खाते रहें, मतलब बारबेक्यू भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन एक लिमिटेशन में रहते हुए अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए आपकी वाटर इनटेक भी होनी चाहिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को भी इवन मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इनटेक आप गोश्त की ना करें, बल्कि मीडियम रह के में रहें। बैलेंस वे में कोई रहें। मानता है या नहीं मानता ये तो हम आपसे ही जानेंगे, लेकिन जरा सगीर साहब से जान लेते हैं कि वो अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खाने के मामले में स्पेशली फरमाइशें होती हैं, वो कलेजी का बनना और वो खाना, या फिर बहुत रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, नहीं बस मैंने ये बता दिया ये खाना है यही पकाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यकीन करें अब तरसता हूँ उस वक्त को कि जब बहुत ज़्यादा खा लेते थे और हज़म भी कर लिया करते थे। सही। अब जारी बात है कि वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ बहुत सारा तब्दीली आ जाती है स्ट्रक्चर में, उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सही। और मैं आपको बताऊं कुर्बानी का गोश्त, आई डोंट नो इसमें क्या वजह है, शायद डॉक्टर साहब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर एलाबरेट कर सकें कि आम हालात में जो हम गोश्त खा रहे होते हैं और इस पर्टिकुलर गोश्त के अंदर इसके टेस्ट में भी बड़ा फ़र्क होता है और इसको डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं ऐसे ही होता, इसको पकाना भी खासा पकाना भी इसको बड़ा इसके लिए हुनर चाहिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब वो ख्वाहिश ही है कि ये अपनी कोई वो की जाए, हम बाकी जो बना हुआ होता है हम कहते हैं चलो ठीक है यार इसी के साथ खा पी लेते हैं। लेकिन जो इससे पहले आपने जो चीज़ पूछी थी ना उनसे कि एक देखिए एक एसेंस है, ईद की एक अपनी एसेंस है इस दिन की, और हम वो एसेंस भूल गए हैं। लास्ट ईद पे को 1 ट्रिलियन प्लस की ख़रीदो फरोख्त हुई थी जानवरों की। अब 1 ट्रिलियन का मतलब है कि हेल ऑफ अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट जो है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा भी है, लोग ख़रीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। इस दफ़ा भी जो है अच्छी खासी जो है वो मतलब लोगों ने जानवर ख़रीदे हैं। सही। अब वो इतने बड़े पैमाने पे जब लिए जाते हैं और बेचे जाते हैं, लामहाला आपकी इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक आपको इंजेक्शन लगता है, ऐसे ही। पैसा यूँ करके बाहर निकलता है जो रुका हुआ होता है। आपको पता है लोग 2 महीने पहले महीना पहले पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं, जी कुर्बानी के पैसे साइड पे कर दें, ये जो मैंने कुर्बानी पे लगाना है, ऐसे ही। तो वो सारा पैसा बाहर निकलता है, लेकिन गोश्त बाहर नहीं निकलता। गोश्त फ्रीजर्स के अंदर चला जाता है। पैसा निकल जाता है, गोश्त रुक जाता है। जब तक ये गोश्त जो है ये आपके फ्रीजरों से हमारे उससे निकल के बाहर आम लोगों में नहीं जाएगा, तो वो जो कुर्बानी की जो एसेंस है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि इसार और कुर्बानी जो है, तो ये इसार का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ नाम ही हमने लेना है बस, तो ये इसार हमें शो भी करना है। इसार सिर्फ खरीद के ला के कुर्बान कर देना ही नहीं है, कुर्बान करने के बाद असल इसार शुरू होता है, जब गोश्त कट जाता है और आपके सामने अच्छी चाम भी पड़ी हुई है, वो गोल बोटी भी पड़ी हुई है और सारा, और आप बड़े दिल पे हाथ रख के वो सारा गोश्त उठा के आप कहते हैं नहीं यार ये हमसाये को दे दो यार, फिर उसके लिए आप निकलें। मैं आपको बताऊं हम लोग थोड़े से सहल पसंद हैं, हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि जी हम ये 4-5 घर जो 10 घर हैं जो करीब करीब होते हैं शापर बनाए उनके घरों में जाके दे दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल अगर इसार को आपने इंजॉय करना है तो फिर आपको गोश्त गाड़ी में रख के ढूंढना है उस बंदे को जो सफ़ेद पोश है, जो किसी से मांगता नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जिसके बच्चे तरस रहे हैं कि वो भी आज गोश्त खाएं। बिल्कुल। और वो इस उम्मीद पे है कि कोई तो आएगा अल्लाह का बंदा, और वो दिल ही दिल में बस अल्लाह को कहे जा रहा है कि मालिक किसी को भेज दे, किसी को भेज दे जो मेरे घर का जो है वो आज मेरे बच्चे भी गोश्त का मुंह देख लें और मेरे बच्चे। तो यकीन करें ऐसे लोग भी हैं जो 365 दिनों में सिर्फ इन्हीं दिनों में गोश्त खाते हैं, उनको तलाश करना, उन तक गोश्त की तकसीम को यकीनी बनाना यकीनन ये हम सबका फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर बात करेंगे ना। लाइटर नोट मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब ये जो फ्रीज़र्स भर लिए जाते हैं जिसका तस्करा सगीर साहब ने भी किया, कौन सी अदा है, कौन सी सोच है? देखें जी, मेरा मौक़िफ़ तो मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने इसको रीत बना लिया है, रिवाज बना लिया है। जो अभी आपने सारी बातें की, वो घंटी बांधी, इधर दिखाया उधर दिखाया, बकरे को ज़िबा किया, फिर वही कुछ हम करते हैं जो सारा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि उसके जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचे। ये इंसान तो लालची है ना, अच्छी चाँप देखेगा तो किसी को क्यों देगा, ऐसे ही है। तो फिर वहीं तो की बात आ भून जाती के खाना है कि वो करते करते करते, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं। वरना होता ये है कि मैं रान दे के आया, अभी रान की बात आपने की, तो मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, अब थोड़े गोश्त को तो छोड़े ना, अब तो राने चलते हैं। मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के।
ऐसे ही घूम घाम कर ये और चंद घर, हाँ, फिर आ गई है घर मेरे तोहफे में ईद के। तो खूबसूरत चीज़, अच्छी चीज़ जो है वो फिर मूवमेंट में भी रहती है। और अभी आपने जिक्र किया था जो बच्चों का और सारा उसका, तो बहुत महंगा है, अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा। अच्छा, फिर ये भी बताया जाता है कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया, इसकी ब्रीड क्या है, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। जी, ब्रीड क्या है, बहुत महंगा है, अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा, बहुत कुछ खो दिया है तब कहीं पाया है ये बकरा। अच्छा, बहुत कुछ खो दिया है तब कहीं पाया है ये बकरा। पड़ोसन कल मुझे बकरा दिखाकर फख्र से बोली, बताऊं क्या तुम्हें, बाई एयर आया है ये बकरा। ओह, ये तो बड़ा कीमती बकरा है, बड़ा। वही तो होता है, दिखाना तो यही होता है कि ये कितने का है। और अभी डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि असल में होता यही है, मैं ख़ुद भी इसका असीर हूँ। और मैं बहरहाल मेरी उम्र इस वक्त 72 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन मैं अब भी खुश खुराकी में किसी से पीछे नहीं हूँ। अच्छा, और माशाल्लाह। ना मैं डॉक्टर साहिबा की बात मानूंगा, ना मुझसे मानी जाएगी। मैं मटन पुलाव भी बनवाऊंगा, हाय, हाय, कढ़ाई भी हाय, क्या बनवाऊंगा बात है। और खूब मज़े से खाऊंगा जो मेरे हिस्से में आती तो है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें भी लेकिन- अपने जो है ना वो हिस्से में शामिल रखिएगा। जब आप मटन पुलाव बनवाएंगे, कढ़ाई बनवाएंगे और कोरमा बनवाएंगे, तो मजीद भी डॉक्टर साहब से जानेंगे और कौन कौन सी फरमाइशी डिशेज आज बनने जा रही हैं। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट करें अपनों के साथ, अपने प्यारे मेहमानों के साथ, और जान रहे हैं कि वो अपनी ईद की खुशियों को कैसे दुबाला करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल को कितना टाइम देते हैं और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए कितना टाइम निकालते हैं, कितना सोते हैं या फिर ईद पर होता है जगरता। इसके हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब से हम भी जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे और क्या क्या फरमाइशी प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब क्या क्या खाने जा रहे हैं आज? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस मौके पर आदमी खाने से बात आता नहीं है, नसीहत दूसरों को तो करता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब इश्तिहा अंगेज़, देखिए घर में आप रूटीन का खाना खाते हैं एक और चीज़ होती है, लेकिन जब दावत में जाएं आपको बिल्कुल भी भूख ना लगी हो, तो वो उसकी इश्तिहा अंगेज़ चीज़ें जो हैं वो आपको मजबूर करती हैं कि आप वो उसको। और सबसे बड़ी बात जो आपने की कि ये ज़िंदगी में आपको फ्रेश तरीन गोश्त मिलता है, यानी इधर ज़ेबा हुआ और उधर आपने पका लिया, कलेजी पका ली, वरना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के वो कहाँ पहुँचता है। तो बहरहाल जिस्म को हैवी वेट करता है और विद बैक डेट करता है। अच्छा, वाह वाह, जिस्म को हैवी वेट करता है और विद बैक डेट करता है। आपके साथ जो भी करता है आपका अपना पेट करता है। क्या बात है। ये तो मेरीन वाली बात होगी ना, जितना खाना है उतना फिर आपने खुद लेकिन से फिर देना। उसके अंदर वो भी है कि आप इसको किस तरह से तरीके से करते हैं। मेरा असल में अपना मसला ये है, जैसे मैंने बताया कि खुश खुराकी से बाज नहीं आता, तो ये डाइटिंग भी करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, बहुत कोशिश भी करता हूँ, लेकिन पेट कम नहीं होता। अच्छा, वो कैसे होगा? वो कहते हैं इनटेक कम नहीं होगी तो पेट कैसे कम होगा? जो मर्जी कर लें। तो मैं आपको ना एक पंजाबी की छोटी सी नज़्म सुनाता हूं। जरूर जरूर इरशाद। उसका उन्वान ही है डाइटिंग, और ये मेरा अपना ही तजर्बा है, घर घर का तजर्बा भी हो सकता है कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। आय हाय, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही लै आई। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा, फिर एक मुफ्त दी दावत, ये चूंकि ईद के मौके पर तो 100% मुफ्त की बिल्कुल दावत ऐसे ही है। और घर में है, फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही लै उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लग्या मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दा, हाय हाय हाय, टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा, छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक अखवाई दा। हाय हाय, देखने वाले कहते हैं, मैंने एक दफ़ा
सड़क पर, अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ एक पेट लगाया हुआ है। मैंने एक दफ़ा सड़क पर एक बहुत बड़ा पेट जाता हुआ देखा जिसके साथ एक इंसान भी लगा हुआ छोटा सा इंसान तो छोटे छोटे बच्चों को ਢਿੱਡ तक अखवाईद है, छाती दे नाल छाती दी थां ਢਿੱਡ नाल ਢਿੱਡ ਮਿਲਾਈਦਾ है। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈ, हाय 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 ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ, ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ, ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ। 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ, हाय हाय ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ, हाय 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 लम्मी चौड़ी सुथन उत्ते खुला जगह पाईदा। तो बहुत मजबूरियां हैं इसको छुपाने की। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसको बढ़ाने से लोग रोकते नहीं है। तो फरीद, आप कितने खुश खुराक है ये बताएं। डॉक्टर साहब ने तो हमें बता दिया कि वो तो नहीं रुकते। अच्छा, वही वाली बात है, एतदाल आपकी ज़रूरी है और वही वाली बात है, इंटेक आपके अपने ऊपर है। इंटेक ज़्यादा करेंगे उसके आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, आपको उसकी चीज़ों भी बेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन ये कि खुश खुराकी है, बिल्कुल है, चीज़ें पसंद भी है, लेकिन मैं ज़रा बैलेंस रख के खाता हूँ चीज़ों को। उसमें उसकी वजह ये है कि आप इधर उधर, एक तो काम हमारा जिस तरीके का है उसके अंदर जो है वैसे आउट आपकी जो टाइमिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक टाइम ज़रूर मखसूस अच्छा, ये बड़ी बात है वैसे खाने में और चीज़ों के अंदर। तो अगर आप ये चीज़ें रखेंगे, आज ये रखेंगे, तो आगे चल के आपको जो है वो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली। वरना तो ये कि अगर आपने जो है वो ऑड टाइमिंग्स में खा लिया, जो कुछ भी खा लिया उसके अंदर, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको बेयर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी कोशिश होती है, हाँ मैं पसंद है मुख्तलिफ चीज़ें, डिशेस, बाकी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें, लेकिन एतदाल के साथ। कोई एक चीज़ जो ना बने तो आपकी ईद नहीं होती। नहीं, मैं इस मामले में ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ईद के मौके के ऊपर तो आपकी डिशेज़ हैं, आपकी कलेजी बनना है, आपने बिरयानी बननी है, या फिर वो जो आपका जो मीट होता है जिसको काली मिर्च और नमक के साथ आपका बनाया जाता है, वो हर घर में वो बनता है डेफिनेटली। तो वो ज़रूर बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं वो। लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना बने तो ईद ही नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ के ऊपर, कैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिल रहा, और हम तो वो हैं जो कि साल की 365 दिन ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन नेमतों को आपको दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन नेमतों से बहुत ज़्यादा महरूम भी रह जाते हैं। सही। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि उन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट की हो जिनका हम तस्करा करें, कि जो हमारे मुंतज़िर होते हैं, हम जाएं उनके पास, उनके साथ दुख सुख करें और साथ ही साथ अपनी खुशियां दोबाला करें, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि तलाश आपको और उन चीज़ों को करना पड़ता है, और जिस तरह से बात हो रही थी, हम सहल पसंद भी हैं, तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, या ऐसे कुछ लोग जो कि वाकई इस चीज़ के अंदर हैं, तो उनके पास मैं जाता ज़रूर हूँ। सही। हमेशा इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पास, उनको भी आसरा और आस होती है, उनको पता होता है कि आना है और चीज़ें करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस चीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जो मुझे रहा और जिसमें बहुत ज़्यादा लर्न भी किया, स्वात ऑपरेशन हो रहा था। अच्छा। 2009 के अंदर जब तक बड़ा मैसिव था, जिसके अंदर स्वात से IDPs और ये तमाम लोग, और वो अपने अपने घरों के बहुत ही वेल ऑफ लोग थे, बहुत ही बेहतरीन किस्म के लोग थे, और बहुत ही किसी के डिपेंडेंट्स नहीं थे, वो खाते पीते लोग थे, डेफिनेटली खाते पीते लोग थे। और वो वहाँ पर आए, और आपको याद होगा कि उस वक्त जो है वो इतना मैसिव ऑपरेशन था कि पूरे स्वात के लोग जो है वो वहाँ से उन्होंने जो है वो यहाँ पर आए, शार के अंदर, मर्दान, KP के अंदर सारे लोग आए। तो मैंने वो ऑपरेशन चूँकि कवर किया था, मैं उसमें तमाम चीज़ों को कवर कर रहा था, उनके साथ था चीज़ों के साथ, चाहे वो जहाँ पे वॉर हो रही थी चीज़ें थी उधर भी था, उसके साथ जो IDPs थे वहाँ पे भी था। तो एक रोज़ मैं IDPs के साथ था उनके कैंप्स में, और वहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे, चीज़ें, सारे लोग, और कैंप्स के अंदर जो लोग बैठे हुए थे। और जब खाने का वक्त आया, खाना तकसीम करने का, तो जब उनको खाना दिया जा रहा था तो एक बाल्टी थी स्टील की, और उसके अंदर एक सालन था, और जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल यानी पानी से भी पतला शोरबा था, उसके अंदर आलू और वो था, और वो सालन दिया जा रहा था। रोटी जब दी गई तो वो रोटी इतनी खुश्क थी कि शायद ही हम अपने आम दिनों में वो खा सकें। वो तो एक कैंप में जब वो दिया जा रहा था तो वो उसी चीज़ को लेने के लिए बहुत ज़्यादा थे कि हमें खाना मिल जाए वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ खाऊं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे बैठ के जब वो खाया तो मैंने अल्लाह का मैंने कहा कि आप देखें कि ये भी वो लोग हैं
कि जो अपने घरों में बहुत अच्छा खाते थे लेकिन आज इस पोजीशन पे हैं कि जहाँ पे इनको ये मिल रहा है। जो मिल रहा है वो आम तौर के ऊपर हम घर में कहते हैं कि गर्म रोटी इधर तवे से उतरे और हमने खानी है, ये खाना गर्म नहीं है तो मैंने खाना नहीं है, ये तो कल का पक्का हुआ है, मैं नहीं खा सकता। मैं नहीं खाऊंगा। तो ये भी तो लोग हैं कि जो कि यही इनको मिल रहा है तो वो उसको खा रहे हैं। और यकीन कीजिए कि मैंने वो इसलिए खाया क्योंकि मैं वो फील करना चाहता था सही। कि ये खाना खा के यानी किस तरह से खाया जाता है। और वो इतनी सख्त रोटी थी कि उसको चबाना भी मुश्किल था, लेकिन मैंने वो उनके साथ खाया। उस दिन और ज्यादा मुझे इस चीज के ऊपर यकीन हो गया कि आपके पास अल्लाह जो आपको नेमतें दे रहा है, जो चीजें दे रहा है, उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लेना चाहिए। यकीनन यही इस ईद का मकसद है। जब हम ईसार और कुर्बानी की बात करते हैं तो ईसार के कॉन्सेप्ट को समझना, फ़लसफ़ा कुर्बानी को जानना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से आपको ट्रांसमिशन में कहेंगे खुश आमदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट करें और ये जान रहे हैं कि इस ईद को मनाने का बेसिकली मकसद क्या है। जब हम ईसार और कुर्बानी की बात करते हैं, यानी कि ईद कुर्बान का मकसद ही ईसार और कुर्बानी है, तो ये ईसार हमें क्या दर्स देता है, हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को ग्रूम करने में किरदार अदा कर सकते हैं। और यही त्यौहार, यही वो मौके हैं कि जब हम अपनों के साथ मिल बैठते हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, इवन हमें बहुत कुछ शेयर करने का मौका मिलता है। वो मौका जो हमें अक्सर औकात अपनी जो है वो बिज़ी स्केड्यूल में और बिज़ी रूटीन में नहीं मिलता। तो महरीन कितना टाइम स्पेंड करती हैं अपने घर वालों के साथ और कितना फोकस्ड रहती हैं कि बस आज काम नहीं है, आज तो बच्चों को टाइम देना है, घर वालों के साथ घूमना है, फिरना है और रिश्तेदारों के घर जाना है? हुमा, मेरे काम की नौयत कुछ इस किस्म की है कि मेरा कोचिंग का ज़्यादा काम है, ऑनलाइन कोचिंग का, तो मुझे तो उससे कभी भी ब्रेक नहीं मिलता। अच्छा। इवन के ईद पे, बल्कि ईद पे ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मेरे हम ये खा लें, हम ये ना खाएं, हम ये खाएं, हम ना खाएं, आज हम दावत में जा रही हैं तो प्लान गड़बड़ हो जाएगा, तो आज गड़बड़ हो गई है, तो आज ये हो रहा है या आज वो हो रहा है, तो उसमें मुझे तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिल रहा होता। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है मेरे बच्चे, फिर घर, फिर एक मौका होता है सबके साथ मिलने का, क्योंकि बहनें हैं वो आउट सिटीज़, उनकी शादियां हुई हुई हैं, वो आ रही होती हैं अब्बू के घर, तो उनको भी टाइम देना होता है, उनके साथ में कुछ गेट टुगेदर भी होती है। सो ईद में ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि मिलना सब लोगों से, एक जो गेट टुगेदर होती है, तो वो एक बहुत एक्साइटमेंट होती है। और हम कब से वेट कर रहे होते हैं कि ईद आएगी तो बहनें आएंगी और हम मिलेंगे और गपशप होगी। वो बहनों की ख़ास किस्म की गपशप होती है जो हम और किसी से नहीं कर सकते। वो अपने बचपन की यादें और अपने दिल के हाल चाल शेयर करना, तो वो मेरे लिए बड़ी ईद और इवन छोटी ईद पे ये एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है कि मैं सबसे मिलूंगी। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली अपने काम को भी वक्त देना, फिर साथ साथ अपनी फैमिली को भी वक्त देना, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करना, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन इसी हेक्टिक होने में मज़ा है, ऐसे ही एंजॉयमेंट इसी चीज़ कभी में सोचा है। बस सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और सोने चली जाऊं? नहीं, ऐसी बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोच आती। इवन ईद हो, बड़ी ईद हो, ये एक ऐसे ओकेजन होते हैं कि इतना बिजी होता है बंदा कि सोचने का भी इवन टाइम नहीं होता कि आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाए। मैं सोचती हूँ वो कौन लोग होते हैं जो ईदों पे सो जाते हैं। अच्छा, अक्सर मर्द हजरात जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बस ईद की नमाज अदा करनी है, कुर्बानी करनी है और सो जाना है, तो ऐसा देखने में आता है घर में? हुमा, मैं तो बिल्कुल नहीं करने देती ये चीज़ तो बिल्कुल भी, मतलब ईद हो या कोई भी ओकेजन हो, बल्कि मैं तो अपने हस्बैंड के सर पे खड़ी रहती हूँ, उठे ना, कब उठेंगे? अच्छा। या नाश्ता लगा के तो ट्रे रख देनी कि अब तो उठना ही पड़ेगा इनको, या बहाने से पर्दे हटा देने, खैर नहीं। हाँ जी, पर्दे हटा देने, एसी ऑफ कर देना आजकल के जैसे मौसम में कि बस अब उठो। और ऑब्वियसली जब इंसान उठता है, उठने में बरकत है, आप अपने काम पे जाते हैं, ये वो, तो उनका भी थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस की नौयत है तो वो 9 to 5 की जॉब का फिक्स टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो एक 9 to 5 की जॉब होती है उसमें आप को हुक एंड कुक उठना ही पड़ता है और जाना ही पड़ता है। और अगर आपका अपना बिजनेस हो तो मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो थोड़ा सा फ्रीडम के चक्कर में बिल्कुल ऐसे ही डंडी मार जाते हैं टाइमिंग्स के लिहाज काफी से, रिलैक्स रहते हैं। हाँ जी, लेकिन ये कि एक मियाँ बीवी में एक को डंडा रखना पड़ता है। सही, यानी कि महरीन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हमारे भाई की तो खैर नहीं, अगर वो सो गए या फिर उन्होंने बात नहीं मानी। तो सहीर साहब, आपके साथ क्या मामला है कि आपको भी इस किस्म की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि सोने जाओगे तो मार खानी पड़ेगी? नहीं देखिए, आपको पता है कि बड़ी में ये होता है कि नमाज जो है वो सुबह जल्दी होती है, जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी होती है।
तो वो नमाज के बाद फिर सोने का इसलिए नहीं मूड होता कि उन्हें तो अपने दफ्तर पहुंचना होता है कि जाके एक दफ़ा चीज़ों वीज़ों को देख ले, मामला ठीक चल रहे हैं। फिर ये है कि घर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कुर्बानी शुरबानी करनी है तो। अदरवाइज़ ये है कि फिर ऑफिस चलता रहता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो कलीग घर पे होते हैं उन्हें कहते हैं भाई आते हुए जड़ा ना रोटी छोटी ले आए यार, इधर भूखे बैठे हुए। तो खाने शाने आ जाते हैं, फिर वो सारा दिन फिर वो खाबे शाबे चलते रहते हैं ऑफिस के अंदर जो है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेज देता है, फिर अपने घर से भी कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इस तरह ये कि मामला जो है वो चलता रहता है। सोना तो पॉसिबल नहीं है। जागते भी लेट देर तक है। रीज़न भी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वेट करते हैं। मतलब कि बड़े शहरों के अंदर, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जानवर ला के हफ्ता पहले रख भी लें तो कैसे उसको खिलाना पिलाना, ये एक बड़ी हेक्टिक बहुत मुश्किल। तो हमेशा यही होता है कि जो ईद की जो रात होती है, इसी रात को ख़रीदारी की जाती है। अभी तो वैसे भी आपको पता बादल शादल ये वो सिलसिला इस तरह का, तो वो फिर ये होता है कि रात देर तक मवेशी मंडी के चक्कर लगे और उसके बाद फिर सुबह जल्दी ईद के लिए उठ गए, नमाज के लिए। नमाज पढ़ने के बाद जो है वो फिर कुर्बानी शुरबानी और फिर दफ्तर। ये जो भाव ताव का सिलसिला होता है ये कौन तय करता है? फरीद ने तो बता दिया वो नहीं करते, आप बताएं, आप करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने इस्लामाबाद में एक और चीज़ है, वो ये कि आपको अगर तो मंडी में जाते हैं फिर आपको भाव ताव करना है। तो अगर आपने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तोल के दिया जाता है और वो ज़्यादा रीज़नेबल है कि आपको जो है वो ज़िंदा आपको 1000 रुपये 800 से 1000 रुपये के दरमियान कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वो आप एक अच्छा जानवर जो है, सेहतमंद जानवर आप तोल के आपके सामने उन्होंने लटका देते हैं। अच्छा, इसमें ना डंडी मारते हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि तुला हुआ जानवर आपको ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ कि आप फिरते रहें और लोगों के जिसका जो मूड करता है वो जानवर छोटा से बकरी सी होगी वो उसके भी 40,000 50,000 रुपये मांगना होगा। और वो बाकायदा बता रहे होते हैं कि ये देसी घी खाते हैं, इसे हमने मक्खन खिलाया है, इसको हमने बादाम पिस्ते खिलाए हैं। और हाँ बिल्कुल खुद तो मिलते नहीं। तो वो ये है कि मैं समझता हूँ, मैंने तो पिछले 2-3 ईदों से जब से ये सिलसिला मुझे पता चला, मैं तो अभी यही करता हूँ कि जाता हूँ वहाँ पे जाके वो तुलवा लेता हूँ। यहाँ E8 के अंदर भी बड़ा अच्छा वो बना होता है, बहरिया के अंदर जो है नेवल का जो वो है ना, यहाँ पे बड़ा अच्छे वो मंडी लगती है अंदर। तो वैसे सिविलियंस कम जाते हैं, बट ये है कि अगर वहाँ पे जाएं, उसके आगे जो है वो शाहीन चौक में भी लगती है। साथ साथ मतलब एड्रेस भी बता रहे हैं, अगर किसी ने खरीदारी नहीं की तो वहाँ से वहाँ से जाके, क्योंकि आज भी देखें ना, आज ईद का दिन है लेकिन लोग आज भी खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तीसरे दिन तक चलती है, तीसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए जो है वो लोग खरीदारी कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट है सबके लिए कि अगर आपने नहीं लिया तो परेशान ना हो, मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत तोलने वाले हैं, आप उनसे जाके उनको तुलवाएं, भाव करें और आप जो है जानवर घर ले आए। लेकिन क्या वो मज़ा आता है कि बिल्कुल आखिरी दिन हम कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हैं, उसकी आओ भगत भी नहीं की, जस्ट उसको घर लेकर आए, कुर्बान कर दिया? बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ, ऐसे भी करते हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह ये है कि लोगों के पास अब वक्त नहीं है। अब आप मैं हम सब लोग जो हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे लामहल्ला नौकरी करने वाले लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। अब उस मसरूफियत में से वक्त निकाल के मंडी पहुंचना, फिर आपको पता है आजकल कोरोना है, हालात किस तरह के हैं, वहाँ पे SOPs का ख्याल उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से जो हुकूमत खप रही है, बाकी मामला। फिर वहाँ पे डस्ट, पोल्यूशन, गंदगी और बहुत सारे मसाइल। तो वो बंदा वैसे डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, को पता नहीं। आपको पता है इससे पहले तो यहाँ पे जो है बाकायदा बम फटा करते थे, मवेशी मंडी के अंदर ज़रूर धमाका ज़रूर होता। तो वो इस तरह के हालात भी जो है वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी चल रहे होते हैं, डंडा सोटा एक दूसरे का, जानवर किसी ने लेके चल रहा है और तो और वैसे भी जानवर जब भाग जाते हैं तो वो जानवर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आपके लिए खतरा होता है कि कई दफ़ा जो है वो कोई बड़ा जानवर अगर भाग पड़े तो उसको देख के 4 जानवर वैसे ही रस्सी छुड़वा रहे होते हैं कि हमें भी जाने दो, हमने भी इसके पीछे जाना। तो ऐसी सूरत में ये है कि दी बेस्ट मैं समझता हूँ कि यही होता है कि आप एक आध दिन पहले जो है वो ले लेते हैं। लेकिन आपने कहा कि एन जो लेते हैं ये तो वाकई बहुत शायद हम इतनी मसरूफियत से वक्त निकाल के भी कर लेते हैं, और अगर उनके पास इतना भी वक्त नहीं है तो फिर तो शायद इससे कोई फायदा नहीं है कि तीसरे दिन जरा सस्ता भी हो जाता है। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने जो फैक्टर बताया, डॉक्टर साहब से इससे इन डिटेल जानेंगे कि आप फिर तीसरे दिन कुर्बानी के जानवर कम हो खरीदते जाती है और सस्ता भी हो जाता है, रश भी नहीं होता है और रश नहीं होता। डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, जरूर जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर कैसे।
बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारे प्यारे हमारे दोस्त हमारे अपने कैसे ईद की खुशियों को दोबाला करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कितना ख्वाबों पर जोर होता है और साथ ही साथ कौन कौन से फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं। कोई एक घर जहाँ पे अगर नहीं हाज़िरी दी तो वहाँ से नाराज़गी का जो है वो बहुत ज़्यादा इजहार होगा और फिर शामत आ जाएगी घर वालों के साथ हमारी भी। तो ऐसे कौन से रिलेटिव्स हैं जिनके घर लाजमी जाना है, इस हवाले से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के हवाले से। एक सजेशन आई थी कि आखिरी दिन अगर ख़रीदा जाए तो सस्ता मिलता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आखिरी दिन ख़रीदा हो लेकिन सस्ता नहीं, बहुत महंगा जानवर ले आए हो? नहीं, ऐसे ही है। वो तो मैंने कहा कि हर एक अपनी पहुँच है ना, कि कुर्बानी भी देना चाहता है और फिर खेचल से भी बचना चाहता है और फिर कोई और इनकी तरह से कोई वजह भी होगी कि फर्स्ट 2 डेज़ भाई ने पड़ोस में किया, इधर उधर चलो थर्ड डे कर लेंगे। बाद लोग 3-3 चीज़ें ले आते हैं, एक दिन पहले दूसरे। बहरहाल लेकिन पहली आसन तो पहला दिन ही है, फिर दूसरा दिन है। उस तरह से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक सवाल डॉक्टर मेरीन से ज़रूर पूछिएगा कि ये न्यूट्रिशन है, हमें भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि उस दिन जो इस गोश्त का सबसे हेल्दी इस्तेमाल जो है वो किस फूड में होगा, कौन सी चीज़ ये हमें सजेस्ट करेंगी और मैं कम से कम वो ज़रूर अपने घर में बनवाऊंगा ताकि उस खाबागिरी से फरमाइश आगे ना डॉक्टर साहब फरमाइश करनी है, जरा थोड़े नए तरीके से करनी है। नहीं, लेकिन ये कि कम से कम ये तो पता हो ना कि लोगों को कि ये इस गोश्त का ये हेल्दी यूज़ जो है ये आप ज़्यादा करें और ये कम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, जानेंगे, ज़रा भी हमें और कुछ सुना दीजिए। हाँ, दूसरा ये है कि डॉक्टर साहबा ने भी शुरू में कहा था कि फिर वो ओवर ईटिंग होती है, फिर बीमारियाँ होती हैं। तो मेरा बचपन डेरा इस्माइल खान में गुजरा है। उस वक्त इतनी 7 अप वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी। तो ये मुझे पता है कि एक दोस्त था मेरा जिसकी पंसार की दुकान थी, तो उसने मुझे बताया था कि बड़ी ईद पर 9 बोरियां अजवाइन की बिकती हैं उसकी, 9 अजवाइन की। तो पक्की शक्की भी बिक रही है। अब तो बहुत कुछ आ गया ना, अब तो अब 7 अप भी और इनो भी जो मर्जी कर लीजिए, बहुत अपने यानी वह आई वाज इन एफ। तो आजकल भी यही है कि अगर कोई खुदा न खास्ता हो जाए तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है और चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि एक इनसे टिप ज़रूर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा इसी हवाले से कि जब आदमी ईद के दिन बीमार हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, इसलिए ओवर ईटिंग न करें कि उस दिन फिर मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। हकीम से फिर अब होमियो के पास, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। वो भी मौजूद थे या वो कहीं और गए थे? यही तो बताना है आपको कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर। सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी। क्या बात है जी, जबरदस्त। आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए इनसे एक हेल्दी फूड हमें बिल्कुल, हम एक डाइट प्लान शेयर करवा लेते हैं मेहरीन से और जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए। फरीद, अगर एंकर ना होते तो क्या होते, कभी ये सोचा था? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ईद त्यौहार पे ये सोचते हैं हमें फरागत होती, यार हम ये कर लेते, ये फरागत का टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो न्यूज़ पढ़ने जाना है, मुझे तो प्रोग्राम करने जाना है, काश मैं एंकर ना होता, मैं तो बड़े अच्छे से अपने फ्रेंड्स को डील करता। कभी ऐसी सोच आई? नहीं, मेरी तो बाय चॉइस ही नहीं थी। अच्छा। मेरा तो बाय चॉइस इस प्रोफेशन में था ही नहीं। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंटल कमिंग जॉइनिंग टू द जर्नलिज्म एंड ऑल दिस थिंग। मेरा बुनियादी तौर पे ऊपर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अच्छा, माशाल्लाह। मैं तो उधर था, चीज़ें थी, एक्सीडेंटली बस हुआ ये। हाँ, ना होता तो मैं पायलट होता। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ऊंची उड़ान थी। हाँ, बिल्कुल।
फाइटर पायलट का था, लेकिन उसके बाद कमर्शियल पायलट के लिए स्टार्ट किया, चीज़ें की, उसके लिए सारी चीज़ें हो गई थी तकरीबन, फिर कुछ आया, फैमिली में कुछ चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें, तो मैं उस चीज़ को परसू नहीं कर सका। अदरवाइज अगर यहाँ ना होता तो मैं कमर्शियल पायलट। सही, लेकिन अब एंकर पर्सन है माशाल्लाह, दुनिया जानती है, तो कैसा लगता है? फिर यही सोच आती होगी कि अल्लाह ने जो दिया है वही बहुत अच्छा है। आगे क्या सोचते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से अपनी सोसाइटी को सर्व करना है? आपकी बात दुरुस्त है। जो ये तमाम फैसले जो हैं वो ऊपर वाली जो ज़ात है ना, वो उसने लिखे होते हैं, उसने फैसला किया हुआ होता है कि आपने किधर जाना है। वो कहते हैं, मेरे वाले साहब हमेशा एक बात कहते थे कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आप सोचते बहुत कुछ हैं, आप बहुत प्लान करते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने इधर जाना है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है। हाँ, कोशिश होती है, मैं हर चीज़ नहीं करता, मैं इस चीज़ से बिलीव रखता हूँ कि आपके पास इतना अख्तियार ज़रूर है कि जहाँ पे आप खुद कोशिश करते हैं, बाकी चीज़ों को तो उसकी तरफ से है ही, उसके हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं है, जो हमारा ईमान है। लेकिन आपकी अपनी कोशिशें होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, आप लाख बहुत सारी कोशिशों में करें, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ और चीज़ें लिखी हुई हो। तो बहरहाल इस फील्ड के अंदर हमारी जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा, इसके अंदर आप अगर सही तरीके से जाके आप चीज़ों को देखते हैं, आप लोगों में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आम लोगों को शायद नहीं मिल पाती, जहाँ पे हमारा एक्सेस हो जाता है उन चीज़ों के। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करें तो बहुत हद तक आप अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी, अभी आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ ही मैं तज़किरा करूँगा, गुज़िश्ता दिनों ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये सारा मामला चल रहा है, रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी, वो उस वॉर में जो है वो मारे गए, इंतकाल हुआ उनका, और वो उसकी जद में आ गए। उसकी इंडियन था यानी, लेकिन वो रॉयटर्स का था, पुलिट्ज़र प्राइज़ विनर था, और उसने बहुत सारी पिक्चर्स अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए जो पूरी दुनिया ने देखी। हमने देखा कि इंडिया में कोविड आया और बहुत सारे एरियल शॉट्स थे कि उनके पास लोगों को आखिरी रसूमात के लिए जो है वो जगह नहीं थी, उनकी वो चीज़ें। तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ों से, हमारे पास जो कैमरा है, हमारे पास जो कलम है, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आप अपनी सोसाइटी की आप बहुत सारी चीज़ों को सर्व कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर करना चाहें करना तो। नहीं बिल्कुल, देखिए आपके पास है, आप कोशिश तो कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट आप उन चीज़ों को जो है वो दिखाएं, लोगों तक पहुंचाना है ना असल चीज़ तो ये आपकी जर्नलिज्म है। आपने पूरी दुनिया तक, आजकल सोशल मीडिया, आपका डिजिटल मीडिया, हर चीज़ आपके पास है, एक्सेस आपके पास मौजूद है। टीवी से निकल के चीज़ें अब जो है वो इंटरनेट के डोमेन में, उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ गई हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ अपनी दिखा सकते हैं। तो आपकी छोटी सी भी चीज़ जो है अगर क्लिक कर जाती है लोगों तक, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक छोटी सी बात ब्रेक पे जाने से पहले पूछना चाहूँगी, हम उस लॉट का हिस्सा हैं, उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब ये कहा जाता था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बस तभी सर्वाइवल मुमकिन है, तो घर वालों को कैसे कन्विंस किया था? अच्छा, ये हमने ब्रेक अभी नहीं हमें अभी, अच्छा ये मैंने, यानी आप मुझसे पूछेंगे मैंने जर्नलिज्म में कैसे, देखिए मैंने आपको कहा ना, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था, चीज़ें थी, तो मेरा तो एक्सीडेंटली जस्ट बाय एक्सीडेंटली चीज़ों के अंदर हो गया कुछ चीज़ों, तो उस चीज़ के अंदर नो वेज मुझे कभी भी घर की तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई कि हाँ तुमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना। मुझे हमेशा ये था कि हाँ जहाँ पे आप समझते हो, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है, चीज़ों के ऊपर है। अच्छा, मैं ये सोच कर आया था कि जब इसमें इस प्रोफेशन में आया था कि मैं कुछ टाइम करूँगा, थोड़े दिनों के लिए करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा, चला जाऊँगा किसी और जगह पे, पाकिस्तान से अब्रॉड चला जाऊंगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वही मैंने बात कही कि आप सोचते कुछ हैं, नसीब में कुछ होता है। और बिल्कुल हर काम के साथ जो है वो अल्लाह ताला की मस्तियाँ जुड़ी होती है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी के रास्ते पर गामजन रखे, आमीन, यही दुआ है। और इसी के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे अपने प्रोग्राम के लास्ट सेशन में, अपने तमाम मेहमानों से कुछ सजेशंस और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाने का कहेंगे, और साथ ही साथ मैसेजेस भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, मरहबा। ईद ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ये है ईद कुर्बान, ईद इसार और कुर्बानी, और इसका मकसद भी यही है कि इसार और कुर्बानी को हम प्रमोट कर सकें, इसार के जज्बे को प्रमोट करना है, इसको अपने बच्चों की तरबियत में इनकलकेट करना है। और साथ ही साथ जब हम ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो फिर सोसाइटी को ग्रूम करने में हमने अपना किरदार अदा करना है। सोसाइटी के हर डोमेन को, हर सेक्टर को, हर डिपार्टमेंट को हमने सामने लेकर आना है, और सिर्फ उन लोगों को ही हाईलाइट नहीं करना है कि जिनसे हमें आने वाले वक्त में कोई काम पड़ सकता है, उनसे फेवर
ख़बर लेने की हमें सोच जो है वो पैदा हो सकती है, बल्कि वो लोग जो हमारे मुंतज़िर हैं, जिन्हें ये इंतज़ार है कि हम उनके पास जाएं, उनका दुख सुख उनके साथ बांटें और अपनी खुशियों को दोबाला करें, उनका भी हमने ही ख्याल रखना है। महरीन, आज डॉक्टर साहब की जो है वो भरपूर फरमाइश पे आपसे जानना चाहूँगी, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए गोश्त का खाने का, और कौन सी डिशेस को हमने जो है वो अगर इंटेक कर भी रहे हैं उसका, तो उसका नुकसान नहीं हो सकता? अच्छा हुमा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोशिश होनी चाहिए, तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसके 3 हिस्से ज़रूर करें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो 3 हिस्से नहीं करते। एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, और एक जो है गरीब गुरबा मसाकीन जो हैं उनका हिस्सा करें। और अगर मुमकिन है तो अपने हिस्से से भी किसी नीडी बंदे को दें, क्योंकि हम उस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं या उस सोसाइटी के हैं जहाँ पर हम नॉर्मल रूटीन में छोटा गोश्त भी खाते हैं, शनिवारी कढ़ाइयाँ खाने भी जा रहे होते हैं, रूटीन में बारबेक्यू, बूफेज, ये सब चीज़ें हमारी रूटीन में है। लेकिन वो लोग जो ईद के ईद गोश्त खाते हैं, पहले तो उनको याद रखें। सेकंड पॉइंट इज़ कि जब आप फिर भी आपको एक फ्रीजिंग आपको चाहिए कि अब आपने गोश्त को कट डाउन कर लिया, संभाल लिया, नंबर 2 स्टेप ये है कि उस गोश्त को पहले ठंडा होने दें। अच्छा, ठीक है, इनिशियली जब आप कुर्बानी का गोश्त होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसको पहले आप प्रॉपर ठंडा होने दें ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है। उसके बाद उसके आपने पीसेस करके थोड़ा गैप देकर किसी भी ऐसे फाइल से, जैसे ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, उसको कवर करके आपने पैकेट्स बना के फिर फ्रीज करना है। ठीक है, कभी भी किलो 2 किलो गोश्त एक साथ ही फ्रीज कर देना। उसका रीज़न ये है कि जब आप फ्रीजिंग करते हो तो बाहर का गोश्त फ्रीज हो जाएगा लेकिन अंदर का गोश्त फ्रीज नहीं होगा। सही। लेकिन जब आप छोटे छोटे पीसेस करके अगर फ्रीज करेंगे तो एक एक बोटी प्रॉपर्ली फ्रीज हो जाएगी। फ्रीजिंग पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि फ्रीजिंग के लिए जो गोश्त को टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है -17 डिग्री तक। ठीक है, -17 डिग्री तक। जो हमारे नॉर्मल डीप फ्रीजर और फ्रिज के टेम्परेचर होते हैं ये 4 डिग्री से नीचे नहीं होते। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 4 डिग्री, यानी कि -17, और हमारे पास मौजूदा टेम्परेचर है 4 डिग्री से ऊपर। उस पर भी कभी लाइट जा रही है, कभी बच्चे फ्रीजर खोल रहे हैं, कभी फ्रिज खोल रहे हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। उससे ये होगा कि गोश्त के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी प्रॉपर फ्रीजिंग नहीं होगी, उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इस तरह का गोश्त आप मैक्सिमम 1 माह से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी गोश्त की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोश्त आप यूज़ करें तो उसकी न्यूट्रिशन हो, वो ख़राब ना हो, वो आपको प्रॉपर प्रोटीन्स दे। सो 1 से 2 माह तक आप उसको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो ठीक भी है तो वो न्यूट्रिशियस नहीं होगा। सो उससे पहले कोशिश करें कि गोश्त को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि गोश्त का जो भी आइटम आप बनाते हैं, मैं अपने फेलो गेस्ट जो डॉक्टर साहब हैं उनके लिए भी कहूँगी कि गोश्त के आइटम्स में सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर रखें। जैसे कॉम्बिनेशन आप ज़रूर रखें, और गोश्त के साथ में दाल नहीं, सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दाल गोश्त भी बनाते हैं, दाल गोश्त भी बनाते हैं, या चावल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो एक सर्विंग है, यानी कि दोपहर का खाना या रात का खाना, मैक्सिमम आपकी 150 ग्राम से ज़्यादा की सर्विंग नहीं होनी चाहिए, जो कि 1 पाव से भी कम है। ठीक है, सो मैक्सिमम 150 ग्राम गोश्त, उसके साथ में चावल हो गए या उसके साथ में सब्जी हो गई, फिर साथ में फ्रेश सैलड्स का ज़रूर यूज़ करें। और ये जो फिजी ड्रिंक्स है ये बजाय बेहतरी के ये आपको मज़ीद ख़राब करेंगी, बिकॉज वो ज़्यादा एसिडिटी करेंगी। उसकी जगह मैं रिकमेंड करूँगी कि नींबू पानी हो गया या नमकीन लस्सी हो गई, ये चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप गोश्त के साथ में रखेंगे तो वो गोश्त की तासीर नुकसानदेह नहीं होगा और ये ठंडी तासीर देंगे। और गोश्त के हाजमे के लिए फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सो गोश्त के साथ में सब्जी और ताज़ा सलाद और धनिया पुदीने की चटनी अगर हो जो कुटी हुई, तो वो तो और भी ज्यादा बेहतरीन है, ताकि मजे का मजा और न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी सजेशन आपने दी। सगीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी के उन अफराद के लिए हमने जो है वो थोड़ा टाइम निकालना है, उनके साथ मिल बैठना है कि जिन्हें वाकई हमारी ज़रूरत है और वो हमारे मुंतज़िर हैं। इस पर बिल्कुल सही कहा आपने कि वक्त देना चाहिए उन लोगों को। और ईद देखें, ईद के अगर आप इसकी एटमोलॉजी में जाएं और इस वर्ड की, और ईद उल अज़हा जो ईद उल ज़ुहा जिसको हम कहते हैं, और बड़ी ईद का मतलब है फेस्टिवल, फेस्टिविटी, फीस्ट। लिहाजा आप उसको, एक तो ये कि ये फेस्टिवल जब होता है तो फेस्टिवल सबके लिए होता है, किसी एक ख़ास तबके के लिए नहीं है। सो हम सब के लिए एक जो है वो इसकी फेस्टिविटी है। लिहाजा आप पर्टिकुलरली उन लोगों तक ज़रूर पहुँचें जो इस मुल्क के अंदर जो है, जो मेजॉरिटी है। अगर आप देखें तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक आज भी बड़ी तादाद है, 69%, 67 to 69% के करीब लोग हैं जो
पावर्टी उसमें आ रहे हैं, और इनमें से 60% के करीब जो बिलो पावर्टी लाइन, ये बढ़ा है। आप देखिए 58 से 62 63 तक चला गया है मौजूदा गवर्नमेंट के दौर। तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये मुंतज़र हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। वो जो मेजॉरिटी है, जो थोड़े से लोग हैं जो इतने बड़े 1 ट्रिलियन प्लस की जो है जो ख़रीदारी करते हैं, और इन लोगों के पास पैसा भी है, इन्होंने जानवर भी खरीदने हैं, इन्होंने गोश्त भी करवाना है, इन्होंने कुर्बानी, और कुर्बानी इटसेल्फ आपको पता है बड़ा महंगा काम है। यानी वो जो आप कसाई को लेके आते हैं तो कसाई भी आपसे अच्छे खासे पैसे मांगता है। यानी जानवर जो आप ख़रीदते हैं वो तो आप पैसे पे करते ही हैं, फिर आपको कसाई को भी पैसे देने हैं। अच्छा, वो जो कसाई है चाहे वो आपके गोश्त के बड़ागर करे या आपके गोश्त को बहुत अच्छा बना के जाए, दोनों सूरतों में उसके एक सर्टन रेट है, वो आपको पे करना ही करना है। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका माखज़ जो है वो स्वाब है, तो फिर स्वाब के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। स्वाब के लिए आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो कि डिज़र्विंग है, और वो मांगते नहीं है आपके। अगर आप एक अच्छे पोश एरिया में रह रहे हैं, आपके साथ वाले घर में भी कुर्बानी है, अगले घर में भी है, पूरी गली में हो रही, तो मेरा ख्याल एक दूसरे को देने की ज़रूरत है। लिहाजा बेस्ट तो ये है कि आप कुर्बानी करें, अपना हिस्सा एक जो है वो उसके 3 हिस्से करके, एक रिश्तेदारों का है, एक गुरबा का है, एक आपका अपना है। जो आपका अपना हिस्सा है वो आप अपने फ्रीज़र में रखें, या उसको खा लें, या उसी दिन खा लें, या जो भी करें। लेकिन जो रिश्तेदारों का है, अगर रिश्तेदार नहीं है तो उसको भी आप मिक्स करें उन गुरबा के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वो दोनों हिस्से उठाएं, आप गाड़ी में रखें और पहुंच जाएं किसी ऐसी कॉलोनी में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप देखते हैं, और छोटे छोटे शॉपर बनाएं और लोगों के उनको नॉक करें। कोई भी नहीं इनकार करता है। कुर्बानी का गोश्त वाहिद गोश्त है जिसके ऊपर कोई भी बंदा कोई ये नहीं कहेगा कि पता नहीं जादू करके ऐसा ही है। सिर्फ आप देने वाले बने, इंशाल्लाह आपकी नियत जो है वो कबूल होगी। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस मेरा ख्याल है कि ये जैसे बात चल रही है, एक तो ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि बहरहाल ईद का ये तीसरा दिन है, इसके बावजूद आगे भी ये कुछ चलेगा, तो एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है कोरोना से। चाहे वैक्सीन हुई हो, उसमें मैं एक शेर आपको अर्ज़ करता हूँ। जी ज़रूर ज़रूर। आपने ये फ़ोन पे जब वो किसी को फ़ोन चला जाए तो जब तक बेल नहीं बजती तो कुछ ऐलानात होते रहते हैं कि बिहम्दिल्लाह हमने काबू पा लिया है, लेकिन तो उस पे ये था कि जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, तब तक तुझे कोरोना हो जाने का खतरा बाकी है। बिल्कुल। तो जब तक सांस आ रही है उस वक्त तक आपको एहतियात फिलहाल करनी है। और दूसरा ये था कि ये मौका खुशी का भी होता है, लेकिन इसमें कुछ मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि साहब आप कभी करसबा करके एक आदमी छोड़ता है जब, तो ये बाज़ मकामात आपके लिए सब्र आजमा भी होते हैं। तो मेरा पैगाम ये होगा कि सब्र व तहम्मुल से इस सारे मामले को हैंडल करें, डील करें। वो किया जाना चाहिए कि आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं, आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं, घर चीज़ों से भरे हुए हैं, जहन सुकून से खाली है। तो ज़हनी सुकून के लिए ये ज़रूरी है कि वो मामलात को सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त के साथ, बिल्कुल साथ, और वो अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी कर रहा है तो वो उसको बराबर किया जाए। मैं एक आखिर में आपको एक कथा सुनाता हूँ। जी जी ज़रूर। इसमें 3 लफ्ज़ हैं, 3 नुकात पर ये मुश्तमिल है, 4 मिसरे हैं इसके। कि कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, एक नुक्ता डाल दो तो यार हो। क्या बात है। एक नुक्ता डाल दो तो यार हो, बांध लो पल्ले से ये नुक्ते की बात, एक नुक्ते से ही बेड़ा पार हो। हाय 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 हाय, क्या बात है। बार भी हो जाए, यार भी हो जाए, और पार भी हो जाए। और आखिरी ये है कि अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई। ये तो माशाअल्लाह खुद साफ़ी हैं, बता भी रहे हैं। अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। जी फरीद, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस ये बातें सबने कर ली है, और कुर्बानी मैं कहता हूँ कि कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए। लेकिन आजकल चूँकि शोशा बहुत ज़्यादा है, कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें एक दूसरे के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए।
कि कुर्बानी जो है वो अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए, इज़हार के लिए है। शोशा अगर जिसमें आ जाए, नमूदो नुमाइश जिसके अंदर आ जाए, तो फिर वो कुर्बानी नहीं रहती है, वो फिर आप एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो कोशिश हम करें, और ख़ास तौर पे अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करें कि कुर्बानी को जो है वो एक कुर्बानी का फरीज़ा उसको समझकर किया जाए। फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर आप इसको कर देंगे, कमर्शियलिज्म के तौर पे कर देंगे, उसको आप दिखाने के ऊपर कर देंगे, तो फिर शायद आप वो कुर्बानी भी कर लें, गोश्त भी खा लें, लेकिन फिर अल्लाह को ना वो कुर्बानी की ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि नीयत अगर आपकी अच्छी है तो खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले जो है वो आपकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो अगर इतना खर्च किया है और अल्लाह ने आपको दिया है तो वो कबूलियत भी उसकी हो जाए। अगर कबूलियत ही ना हुई आपके पास तो फिर पूरा साल करते। बिल्कुल, हम दुआ गो हैं कि हमने जितनी भी बातें की हैं यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और एक मरतबा फिर से ईद की मुबारकबाद भी पेश करना चाहेंगे। नाज़रीन, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको भी एक मरतबा फिर से ईद की बहुत मुबारकबाद। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।